Hello everyone, we were doing to the point revision in which I will discuss sleep and dreams. But before moving further, one of my group member asked me to describe कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है या जो इसके जो मिली वोल्ट्स हैं उनको किस ऑर्डर में मतलब याद कैसे रखना है. तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस डायग्राम जिससे आपको ये जो नंबर्स हैं जिनके सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे. तो सी रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोलराइजेशन की स्टेज होती है ये, ठीक है. जब जो न्यूरॉन है इट इज़ एट रेस्ट, इसको कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिला हुआ है, ठीक है. तो उस टाइम पे जो इसका मिली वोल्ट होता है दैट इज़ -70 मिली वोल्ट, ठीक है. इट इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल. उसके बाद अगर कोई भी स्टिमुलेशन इसको मिला है तो इट बिकम्स डीपोलराइज. डीपोलराइजेशन में जो इसका मिली वोल्ट जाता है दैट इज़ -50, ठीक है. नाउ दिस डीपोलराइजेशन कंटिन्यूज एंड इट गोज टू अप टू एक्शन पोटेंशियल स्पाइक, ठीक है, जो पॉजिटिव हो जाता है न्यूरॉन, ठीक है. यहाँ पे +40 मिलीवोल्ट तक ये जा सकता है. नेक्स्ट इट कम्स बैक और ये हाइपर पोलराइज हो जाता है. हाइपर पोलराइज में कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़, ये पॉइंट इससे और ज़्यादा नीचे है, तो -70 है तो इसके नीचे और कम जाएगा, ठीक है. तो इट विल बिकम -72 एंड अगेन इट विल कम बैक टू रेस्टिंग पोटेंशियल दैट इज -70, ठीक है. अब आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है. -70 मिली वोल्ट पे रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, डीपोलराइजेशन के टाइम इट इज -50, ठीक है. एंड जो आपका एक्शन पोटेंशियल स्पाइक होता है कहीं पे +40 लिखा रह सकता है, +35, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है. उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन में -72 या -75 जो भी लिखा हो ऑप्शन में वो उस हिसाब से करेक्ट होगा. एंड अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल में जो इसका मिली वोल्ट आता है दैट इज -70. तो इस सीक्वेंस में आपको इसको याद रखना है. तो अगर सीक्वेंस पूछा जाता है आपसे तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ कम टू अवर टॉपिक स्लीप. यहाँ पे मैंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है वो ये है कि ब्रेन में किस तरीके से कौन सा पार्ट, कौन सा न्यूरोपेप्टाइड रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है इन अवर स्लीप पैटर्न. नंबर फर्स्ट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन. इसके दो पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड डिसेंडिंग आरएफ, ठीक है. तो असेंडिंग का काम क्या होता है, अटेंशन, अवेक एंड अलर्ट. इसको 3A से भी याद रखा जा सकता है, ठीक है. ये हमें अटेंटिव रखता है, अवेक रखता है और अलर्ट रखता है. डिसेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस होते हैं लाइक बॉडी बैलेंस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर RF डैमेज हो जाए किसी भी पर्सन का, द पर्सन विल स्लीप होल डे, क्योंकि जो उसका अटेंशन, अवेक और अलर्ट का पार्ट है, ठीक है, वो डैमेज हो गया है. तो इस वजह से द पर्सन विल स्लीप होल डे. तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का रोल रहता है. उसके बाद देयर इज अ सेल इन हाइपोथैलेमस कॉल्ड सुपरकाइस्मेटिक न्यूक्लियस सेल, SCN, ठीक है. ये क्या करता है, इट रेगुलेट मेलेटोनिन बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लाइट. लेवल जब लाइट का लेवल कम हो जाता है रात के टाइम, उस टाइम, ठीक है, कि अब हमें मेलेटोनिन सिक्रीट करना है, और लेवल ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो मेलेटोनिन का जो लेवल है उसको डिक्रीज करना है, ठीक है. तो सुपर काइस्मेटिक सेल आपको, जो आपका पीनियल ग्लैंड है उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि मेलेटोनिन सिक्रीट करें या ना करें, ठीक है. रात के टाइम सिक्रीशन होता है, दिन के टाइम नहीं होता है, ठीक है. तो SCN इज इन द हाइपोथैलेमस. उसके बाद इसके और भी फंक्शन है लाइक कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर. सेरोटोनिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है. ये मैक्सिमम रहता है ड्यूरिंग डे और रेम स्लीप में इट इज़ लीस्ट, सबसे कम रहता है. जब हम अलर्ट होते हैं, ठीक है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होता है जब हम जग रहे होते हैं, ठीक है, और स्लीप के टाइम पे लो बॉडी टेम्परेचर रहता है. तो लो बॉडी टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ऑरिक्सिन ए. ऑरिक्सिन ए क्या है, इट इज़ अ न्यूरोपेप्टाइड. न्यूरोपेप्टाइड क्या होता है, एक स्मॉल प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल दैट न्यूरॉन यूज टू कम्युनिकेट, ठीक है. न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए न्यूरोपेप्टाइड्स का यूज करते हैं, और एक न्यूरोपेप्टाइड है ऑरिक्सिन ए. तो हाइपोथैलेमस ऑरिक्सिन ए को प्रोड्यूस करता है. क्या काम है ऑरिक्सिन ए का, ऑरिक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेकफुलनेस एंड अराउजल, ठीक है, वेकफुलनेस और अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो बेसिकली ऑरिक्सिन जो है वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है. तो इतनी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी हैं. अब स्लीप वेव्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले आता है आपका बीटा वेव. जब हम जग रहे होते हैं, हाईली फोकस्ड होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इन वेव्स की वो हाई होती है. तो आप यह फ्रिक्वेंसीज भी याद रखिए, एक बार आया है एग्जाम में, ये 13 to 38 हर्ट्ज तक की होती है बीटा वेव्स की.
अल्फा वेव्स क्या होता है, जब हम रिलैक्स कंडीशन में होते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है देन बीटा, ठीक है, 8 to 12 हर्ट्ज। थीटा वेव्स क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप है, अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप है, लाइट स्लीप है, उस टाइम पे थीटा वेव्स जनरेट होती हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 4 to 7 हर्ट्ज। डेल्टा वेव क्या है, लॉन्ग स्लो वेव स्लीप, ठीक है, जो सबसे डीपेस्ट स्टेज ऑफ अवर स्लीप होती है वो उस टाइम पे डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एंड जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो लोएस्ट होती है, दैट इज 1 to 3 हर्ट्ज, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन इसी स्टेज में निकलते हैं इन अवर डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, जब डेल्टा वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। और जो स्लीप वॉकिंग मतलब स्लीप डिसऑर्डर्स हैं लाइक स्लीप वॉकिंग, ठीक है, और भी तरह के डिसऑर्डर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब भी डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप में होते हैं जिसमें डेल्टा वेव्स आ रही होती हैं। उसके बाद एक चीज़ और है कि गामा ब्रेन वेव्स, इसको भी ध्यान में रखिए कि जब हम हाई लेवल ऑफ थॉट या बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं किसी भी काम में, उस टाइम पे गामा ब्रेन वेव्स होती हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके बीटा वेव से भी ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो 39 to 42 हर्ट्ज, ठीक है, ये गामा ब्रेन वेव्स हैं आपकी। उसके बाद अब स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ये तीनों स्टेजेस मिला के एन रेम हमारी बनाते हैं, नॉन रेम स्लीप, ओके। 45 to 50% अडल्ट में ये होता है, ठीक है, और रेम स्लीप का जो स्टेज होता है दैट इज 20 to 25%। स्टेज 1 जिसको N1 भी बोलते हैं, ठीक है, इस टाइम पे थीटा वेव्स निकल रही होती हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी स्लीप की उसमें थीटा वेव्स हो रही होती हैं, ऑल्दो हमें सीक्वेंस इस तरह याद रखना है, बीटा अल्फा थीटा एंड देन डेल्टा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप होती है वो थीटा होती है, बीटा और अल्फा तो जग रहे होते हैं तब होती है, ठीक है। लाइट स्लीप होती है, ड्राउजीनेस, ठीक है, हल्की नींद आती है, हिप्निक जर्क, जो झटके में कभी कभी आपको लगते होंगे जब आप हल्की नींद में हो, सो नहीं जा रहे हो, उस टाइम पे उसको हिप्निक जर्क बोलते हैं। स्टेज 2 जिसको N2 बोलते हैं, इस टाइम पे भी थीटा वेव्स होती हैं। स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, वेव्स के ही पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है, तो ये स्टेज 2 में होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। लाइट स्लीप, हल्की जो नींद होती है। स्टेज 3 दैट इज N3, ठीक है, डेल्टा वेव्स, डीप स्लीप, स्लो वेव स्लीप, ये सब इसको बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा वेव्स इस टाइम पे निकल रही होती है स्टेज 3 में, डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, ठीक है, स्लो वेव स्लीप होती है ये, ठीक है। SWS और जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेज R दैट इज रेम स्लीप, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड रिलैक्स्ड वेकफुलनेस होती है, ये एक्टिव स्लीप होती है इसमें, ठीक है। डिसिंक्रोनाइज स्लीप होती है, मतलब सिंक्रोनाइज स्लीप नहीं होती, इस टाइम पे जो आपकी वेव्स होती हैं वो बीटा थीटा अल्फा वो वेव्स होती हैं जो हम लोग ये मैंने अलग अलग जगह पे पढ़ा था, कहीं पे बीटा लिखा है, कहीं पे थीटा, कहीं पे अल्फा, सो आई जस्ट रोट ऑल ऑफ देम। तो इस टाइम पे जैसे बीटा है अल्फा है, ये तो जब हम जग रहे होते हैं उस टाइम पे भी होती है ना, तो रेम स्लीप में ये वेव्स देखी गई हैं, इसका मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही एक्टिव रहता है इस टाइम पे, इसलिए इसको डिसिंक्रोनाइज स्लीप या पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं। 20 to 25% जो हमारी स्लीप है वो इसी स्टेज में होती है। 90% ड्रीम्स जो होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं। बॉडी इस वक्त इस रेम स्लीप में मूव नहीं कर रही होती है, एक तरह से पैरालिसिस हो जाता है इसमें बॉडी का, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल एक जगह पे आप रुके रहोगे, ठीक है, मूव नहीं करोगे। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है आपको कि जो NREM स्लीप है इनमें भी ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, टेंड टू बी मोर लाइक थॉट्स अबाउट डेली अक्रेंसेस, ठीक है, डेली अक्रेंसेस से रिलेटेड आपको जो ड्रीम्स आते हैं वो मोस्टली NREM स्लीप में आते हैं, ठीक है, और जो बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू रेम स्लीप ड्रीम्स में, ठीक है, रेम स्लीप के जो ड्रीम्स होते हैं उससे छोटे ड्रीम्स होते हैं NREM में। उसके बाद ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, रेम स्लीप तक पहुंचने का, ये N1 N2 N3, ठीक है, N3 के बाद दोबारा हम N2 में जाते हैं और उसके बाद रेम स्लीप आती है, ठीक है, N3 के बाद डायरेक्ट वी डू नॉट जंप अप टू रेम, ओके, N1 N2 N3 देन N2 एंड देन रेम। अब रेम स्लीप का पर्पस क्या होता है, ठीक है, इमोशनली स्ट्रेसफुल अगर आपका दिन बीता है तो आपको लॉन्ग रेम स्लीप रहेगी, ठीक है, आपको इमोशनली वापस से चार्जअप करने का काम करती है रेम स्लीप। बेबीज हैव मोर रेम स्लीप, ठीक है, उनकी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इस स्टेज में, इस रेम स्लीप की स्टेज में जो न्यू कनेक्शंस होते हैं ब्रेन में वो बनते हैं। अगर आप फिजिकली टायर्ड हैं तो एन रेम स्लीप, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर आप फिजिकली टायर्ड हैं यू विल बी मोर इन एन रेम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, और अगर इमोशनली टायर्ड है, इमोशनली एग्जॉस्टेड है, तो यू विल बी मोर इन रेम स्लीप, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, मेमोरी कंसोलिडेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग रेम स्लीप, रेम स्लीप में मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, तो ये पर्पस है आपकी रेम स्लीप का। रेम रिबाउंड एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक दिन आपकी रेम स्लीप आपको नहीं मिली, ठीक है,
तो अगले दिन आपको रेम स्लीप ज़्यादा अमाउंट में आएगी, ठीक है। यानी अगर आप मान लीजिए जल्दी उठ गए, क्योंकि रेम स्लीप हमारी आखिरी हिस्सा होता है सोने का, ठीक है। तो अगर आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ गए तो अगले दिन आपको ज़्यादा नींद आएगी, मतलब आप ज़्यादा पार्ट बिताओगे रेम स्लीप में, ठीक है। अभी तक क्या था 22-25% था, उस टाइम हो सकता है 30% 35%, अकॉर्डिंगली कि आपकी कितनी रेम स्लीप डिप्राइव हुई है, कितनी रेम स्लीप से आपको मतलब दूर रहे हैं। अब स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो रेम बिहेवियरल डिसऑर्डर, अभी हमने पढ़ा कि रेम स्लीप में हमारी बॉडी क्या होती है, पैरालाइज हो जाती है, यानी हम एक स्टिल कंडीशन में होते हैं। लेकिन रेम बिहेवियरल डिसऑर्डर में आरबीडी में क्या होता है कि जो जो पैरालिसिस होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, बॉडी का। तो हम जो भी ड्रीम्स देख रहे होते हैं उसको एक्ट आउट करने लगते हैं, उसको रियल में करने लगते हैं। उसके बाद नाइट मेयर्स, नाइट टेरर, दोनों का मतलब एक ही है, डरावने सपने, लेकिन इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं यानी कि क्या इसकी आउटकम्स रहते हैं वो अलग रहता है। एक तो ये याद रखिए कि रेम स्टेज में होती है नाइट मेयर्स, एंड नाइट टेरर जो होता है वो एन रेम स्टेज में होती है, ठीक है। नाइट मेयर्स में क्या होता है, अवेकन एंड इमीडिएटली टॉक अबाउट बैड ड्रीम्स, जो भी पर्सन है, ठीक है, वो उठ के और अपने ड्रीम्स के बारे में बात करने लगता है। विविडली रिमेंबर्ड, ज़्यादा टाइम तक की याद रहती है, एंड डोंट मूव अराउंड इन नाइट मेयर, ठीक है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता है कोई भी पर्सन नाइट मेयर्स में। नाइट टेरर में क्या होता है कि जो पर्सन है वो इधर उधर भागने दौड़ने लगता है, ठीक है, उसको अपना ड्रीम याद नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, एंड अनेबल टू ब्रीथ, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है नाइट मेयर्स एंड नाइट टेरर्स में। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि डिसऑर्डर इन विच द पर्सन स्टॉप ब्रीदिंग फॉर 10 सेकेंड्स और मोर, उसकी जो सांस है वो 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा के लिए रुक जाती है। इट लीड्स टू स्नोरिंग, खराटे। स्लीप वॉकिंग आप सब जानते हैं, इसको सोमनैम्बुलिज्म भी बोलते हैं। जेनेटिक कॉज होता है इसका, 2.5 से लेके 13 ईयर्स की एज के बच्चों को हो सकता है। उसके बाद है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब होता है क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर दैट कॉजेज ओवरवेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस, ठीक है, दिन में नींद आना, दिन में एक्सेसिव ओवरवेलमिंग, ठीक है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा, डे टाइम ड्राउजीनेस, नींद आना या तो फिर ड्राउजी फील करना। इसके सिम्टम्स क्या हैं, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में बहुत ज़्यादा सोना, हेलुसिनेशन होना, स्लीप पैरालिसिस होना, डिस्टर्ब नाइट टाइम स्लीप, क्योंकि अगर आप दिन में इतना सोगे तो रात में की नींद डिस्टर्ब होगी, मेमोरी प्रॉब्लम एंड सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जिसको कैटाप्लेक्सी भी बोलते हैं। कैटाप्लेक्सी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सडन लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, ठीक है, टिपिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, दोनों साइड की बॉडी पे। क्यों होती है, ट्रिगर्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑफन प्लेजेंट इमोशन, ठीक है, जो प्लेजेंट इमोशंस हैं लाइक लाफ्टर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, अनॉयंस, सरप्राइज, फियर, या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट दो, ठीक है। तो जब भी इस तरह के आपको कोई इवेंट मिले तो बॉडी के दोनों साइड के मसल कंट्रोल को खो देना एंड फॉल डाउन कर जाना, तो दैट इज द कैटाप्लेक्सी। एन्यूरेसिस, यूरिनेटिंग व्हाइल अस्लीप इन बेड। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं। डिसोम्निया, इसका मतलब है इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स इन गेटिंग स्लीप और गेटिंग सफिशिएंट हाई क्वालिटी स्लीप, या तो सोने में प्रॉब्लम करना या सो भी रहे हैं तो मतलब हाई क्वालिटी स्लीप ना मिल पाना। पैरासोम्निया का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर दैट अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। इनसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, एंड हाइपरसोम्निया मीन्स एक्सेसिव स्लीप। उसके बाद ड्रीम्स की बात करते हैं। यहाँ पे तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने ये बोला था ड्रीम्स आर विश फुलफिलमेंट, ठीक है। दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट जो एक्चुअल ड्रीम देख रहा होता है पर्सन, लेटेंट कंटेंट जो छुपी हुई मीनिंग उसके पीछे है, दैट इज लेटेंट कंटेंट। देयर आर 3 थ्योरीज अबाउट ड्रीम्स, ठीक है। फर्स्ट इज एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस गिवन बाय हॉब्सन एंड मैककार्डले। इसमें क्या इन्होंने बोला है कि पॉन्स, ठीक है, जिसका काम क्या है कि वो नॉर्मली क्या करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजता है, ठीक है, हमारे आसपास की जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको लेके ब्रेन तक भेजता है। तो वही सोते टाइम भी वो यही करता है कि वो रैंडम सिग्नल्स ब्रेन को भेजने लगता है, ठीक है, जो हायर कॉर्टेक्स है वहाँ तक रैंडम सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। उसके बाद थैलेमस क्या करता है, उन रैंडम सिग्नल्स को रिसीव करता है पॉन्स से, ठीक है, और उसको जो प्रॉपर सेंसरी एरियाज हैं कॉर्टेक्स के, ठीक है, तभी आपको जैसे फील होता है, ठीक है, आपको अगर ड्रीम में आप ये देख रहे हो दैट समवन इज टचिंग यू, यू आर सीइंग अ वेरी गुड साइट या स्मेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फील होने लगती हैं। स्मेल आई थिंक ड्रीम में नहीं आती हैं, लेकिन बाकी जो सेंसेस हैं वो आप फील करते हो, तभी कभी कभी ऐसा लगता है दैट ड्रीम्स वर रियल, आपने उसको जिया हुआ है, ठीक है। Then the association area of the cerebral cortex respond to the random activation of cortical cell by synthesizing a story or dream using bits and pieces of life experiences and memories. तो थैलेमस क्या करता है, जब ऊपर हायर कॉर्टेक्स को सिग्नल भेज देता है तो हायर कॉर्टेक्स उन सारे बिट्स को लेके, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को जो भी वो सिग्नल भेज रहा है उसकी एक स्टोरी या एक ड्रीम, ठीक है,
जो भी हमारे लाइफ एक्सपीरियंस है उससे कंबाइन करके हमारी जो मेमोरीज हैं उससे कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। ये काम है एक्टिवेशन सिंथेसिस का। तो ये जो स्टोरी बिल्डअप कर रहा है हायर कॉर्टेक्स हमारा, वही चीज़ हमें ड्रीम्स में दिखाई देती है। अब एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मोड क्या है, इसी का थोड़ा सा एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। एवरीथिंग अबव इज सेम एक्सेप्ट पॉइंट 3, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो सेम है, लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या है कि व्हेन द ब्रेन इज मेकिंग अप अ ड्रीम, ठीक है, जब ब्रेन जो है वो ड्रीम को बना रहा है टू एक्सप्लेन इट्स ओन एक्टिवेशन, ठीक है, उन्हीं उसी के जो एक्टिवेशन, उसी का पॉन्स ने उसको सिग्नल दिया ना, it uses meaningful bits and pieces of the person's experiences from the previous day or the last few days rather than just random आइटम्स फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप रैंडम आइटम्स, ठीक है, कुछ भी पिक करने से अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि लाइफ एक्सपीरियंस है तो मेमोरीज, तो अब वो लाइफ एक्सपीरियंस है 10 साल पहले भी हो सकते हैं, 20 साल भी पहले हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेकिन इसका क्या कहना है कि बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हाल ही में आपके लाइफ में जो चीज़ें चल रहा हो, रिसेंट जो आपकी मेमोरी हो, वही पिकअप करके आपका ड्रीम बनाएगा जो ब्रेन है आपका। तो दिस इज एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मोड। लास्ट में एक है ड्रीम ऑफ एब्सेंट माइंडेड ट्रांसग्रेशन, जिसको डैमेड ड्रीम्स भी बोलते हैं। ये वो ड्रीम्स होते हैं अगर आप कोई चीज़ छोड़ना चाह रहे हो, जैसे कोई भी पर्सन है वो स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को ड्रीम में ही देखेगा कि वो किसी भी अनवांटेड तरीके से या एब्सेंट माइंडेडली या केयरलेस तरीके से वो स्मोकिंग करने लगेगा। तो ये होते हैं आपके डैमेज ड्रीम्स, जिसमें ओ शिट मैंने कर ली स्मोक, इस तरह का फीलिंग आ जाता है। सो दैट इज़ वाई द नेम ड्रीम्स ऑफ एब्सेंट माइंडेड ट्रांसग्रेशन। तो ये था पूरा स्लीप का chapter. I hope everything is clear. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.